अध्याय 81। अतिरिक्त कहानी। शादी 1। दोपहर के समय हान ची रसोई में खाना बना रही थी। थमली आंगन में भाले के साथ नाच रही थी। जब हान ची ने खाना परोसा ही था, उसके बुलाने का इंतजार किए बिना थमली ने अपना भाला नीचे रख दिया और दौड़कर मेज पर बैठ गई। जैसे ही उसने मांस देखा, उसने अपनी चॉपस्टिक उसमें घुसा दी। हान ची ने मेज पर रखे चावल के कटोरे को उठाया, थमली को सामने बैठे हुए देखा। अचानक बोली, थमली, क्या तुम्हें लगता है कि हम थोड़े बेमिल हैं? थमली ने अपने मुंह में खाना निगल लिया। उसे देखकर आंख मारी। नहीं, यिन और यांग में सामंजस्य है, बहुत सामंजस्य है। यह सही नहीं है। हान ची ने गंभीरता से जवाब दिया। क्या तुम बिल्कुल भी स्त्री हो? थाम ली ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और गंभीरता से जवाब दिया, मेरा मतलब है, तुम यिन हो, मैं यांग हूँ। यिन और यांग सामंजस्य में है, बहुत सामंजस्यपूर्ण। हान ची अब और दिखावा नहीं कर सकता था। वह हंस पड़ा। यिन और यांग इस तरह वास्तव में सामंजस्य में हैं। दोनों खुशी से बातें कर रहे थे जब अचानक उन्होंने यार्ड के बाहर दरवाजे पर दस्तक सुनी। दस्तक दस्तक। थामली ने पलक झपकाई और हान ची को देखा। स्वर्गीय दुनिया से कोई आपको फिर से खोजने आया है। हान ची ने सही या गलत उत्तर नहीं दिया। इस समय दरवाजे के बाहर एक छोटी लड़की की स्पष्ट चीख आई। क्या यह राजा बिजथुओंग और भगवान थामली का घर है? मैं सुदूर उत्तरी बर्फीले पहाड़ों में लेडी किम का सेवक हूँ। लेडी किम? थामली थोड़ा स्तब्ध था। निचले क्षेत्र में समय बहुत जल्दी बीत गया। वे 20 साल से यहाँ थे। इन 20 सालों में उनका लेडी किम से लगभग कोई संपर्क नहीं था। केवल दूसरों से कुछ छोटी मोटी खबरें सुनने को मिलती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस साल लेडी किम के उन्हें छोड़ने के बाद वह चोरी हुए आंतरिक कोर की खोज करने के लिए मानव क्षेत्र में चली गई। 20 साल तक मानव क्षेत्र में रही। इन 20 सालों में उसे आंतरिक कोर मिला या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। केवल इतना ही कि उसे एक आदमी मिला जिससे वह प्यार करती थी। यह आदमी एक साधक है। उसका मन मानव संसार में साधक संप्रदायों के निरर्थक तर्कों से कठोर हो गया है, इसलिए वह काफी रूढ़िवादी है। इस बात को लेकर बहुत जिद्दी है कि उसका प्रेमी अलग है। चाहे कुछ भी हो, वह किम नुओंग तु को स्वीकार नहीं करेगा। लेडी जिन भी बहुत जिद्दी थी। 20 साल तक इस आदमी के साथ रहने के कारण सभी साधना संप्रदायों के लोगों और साधना संप्रदायों से जुड़े लोगों को इस मामले के बारे में पता चल गया। शेन ली को इस बारे में तब पता चला जब उसने बाहरी इलाकों में धरती के अमर लोगों को आपस में गपशप करते सुना। हालांकि लेडी जिन के प्यार की तलाश अभी तक कोई परिणाम नहीं दे पाई थी। उसने अचानक किसी को उसे यहाँ खोजने के लिए क्यों भेजा? क्या यह हो सकता है कि वह चाहती थी कि वह और शेन ली आकर मदद करें? शेन ली का दिल संदेह से भर गया। उसने अपना प्याला नीचे रखा और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे के बाहर एक किशोरी खड़ी थी। उसने अपना सिर उठाकर शेन ली को देखा, झुककर सलाम किया। नमस्ते महाराज, मैं अपने गुरु की ओर से एक निमंत्रण देने आई हूँ। निमंत्रण? शेन ली का सिर कोहरे से भर गया। उसने अपना जन्मदिन भी मनाया, तो यह हजारों साल पुराना होगा। थाम लाई ने छोटी लड़की के हाथ से लाल लिफाफा लिया और जैसे ही उसने उसे खोला, वह दंग रह गया। वह शादी कर रही है? हाँ, उस महान ताओवादी पादरी से शादी कर रही है। थामली ने फिर निमंत्रण को देखा। अगले महीने? हाँ। थामली चुप था। इन दो लोगों ने इतनी बड़ी प्रगति की थी, लेकिन उन निष्क्रिय पृथ्वी अमर लोगों को इसके बारे में गपशप करते नहीं सुना। यह दर्शाता है कि यह मामला बहुत अचानक था। खबर अभी तक फैली नहीं थी। छोटी लड़की ने थामली को सलाम किया और कहा, मास्टर को अभी भी आपको कुछ बताना है।
मैंने आपसे राजकुमार और देवताओं से कहने के लिए कहा था कि वे थिएन नगोई थिएन के सितारों को लाना याद रखें। हम दशकों से मास्टर के ऋणी हैं। यह कहने के बाद छोटी लड़की सम्मानपूर्वक पीछे हट गई। शेनली ने दरवाजा बंद किया, निमंत्रण पत्र पकड़ा और अंदर जाकर उसे मेज पर रख दिया। स्वर्ग से परे स्वर्ग ढह गया है। हम उसके लिए एक सितारा कहाँ पा सकते हैं? शेनली की अभिव्यक्ति नहीं बदली। खाते समय उसने कहा, बस उसके लिए एक यादृच्छिक पत्थर उठाओ और यह हो जाएगा। यह बहुत अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, यह अभी भी लेडी जिन की भव्य शादी है। यह केवल दसियों हजार वर्षों में एक बार होती है। शेनली, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग से परे स्वर्ग के सितारे आपके हाथ में पकड़ने पर कैसे दिखते हैं? थामली ने अपना सिर हिलाया। थामली हंसी, यह सही है, बस उसे एक पत्थर दे दो। उसे बताओ कि यह स्वर्ग से एक सितारा है। वैसे भी अब उसके पास तुलना करने के लिए कोई तारा नहीं है कि यह असली है या नकली। उसे पाकर बहुत खुशी होगी। नहीं, थामली ने उसके माथे पर थपथपाया। समस्या यह नहीं है कि वह खुश है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तुम ऐसा करने के लिए दोषी महसूस नहीं करती हो। थामली की उदासीन निगाहों का सामना करते हुए थामली एक पल के लिए चुप हो गई। भूल जाओ, मैंने गलत सवाल पूछा। उसने निमंत्रण पत्र को खोलकर फिर से देखा। हम वहां कब जाएंगे? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य बर्फीले पहाड़ों की ठंड को झेल सकता है? हालांकि मेरी दिव्य शक्ति बहुत कम हो गई है, फिर भी यह आखिरकार एक देवता का शरीर है। उसने थामली को देखा और मुस्कुराया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। शेनली के गाल लाल हो गए। उसने खांसते हुए कहा, चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तुम पहले की तरह जल्दी शादी नहीं कर सकती। चलो जल्दी चलते हैं। लेडी जिन को देखे हुए कई साल हो गए हैं। मुझे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन क्या वह शादी कर रही है? शेनली ने निमंत्रण को देखा, भौहें सिकोड़ते हुए। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसकी याद में लेडी जिन शादी के बाद कैसी दिखेंगी। उसकी याद में थामली को हमेशा लगता था कि किम नुओंग तू एक ऐसी महिला थी जो हमेशा स्वतंत्र और दुनिया की धूल से अछूती थी। वह ऐसे सांसारिक मामलों में कैसे शामिल हो सकती थी? इसके अलावा जीवन के दूसरे पहलू में लेडी किम को इतने लंबे समय तक अपनी लापरवाह जिंदगी को छोड़ने, यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी बदलने, एक बिल्कुल अलग व्यक्ति को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए कितना साहस जुटाना पड़ा होगा। अध्याय 82 साइड स्टोरी शादी 2। जादुई शक्ति वाली ठंडी हवा अभी भी तुयत सोन पर गरज रही थी। हान ची को अब अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी। ठंड लगने पर उसने तुरंत दूसरा कोट पहन लिया। पहाड़ की तलहटी से लेकर पहाड़ के मध्य तक हान ची ने अंदर और बाहर दोनों तरफ कम से कम 5 परतों का कपड़ा पहना हुआ था, और सबसे बाहरी परत पर एक फर कोट था जो दूर से बर्फ के टीले जैसा दिख रहा था। लेकिन शेनली ने केवल एक कोट पहना हुआ था। उसने आगे देखा, लेकिन अभी भी उसे कोई गंतव्य दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जिंगजी इतना ठंडा था कि उसके होंठ पीले पड़ गए थे। उसे दिल टूट गया और उसने उसे दोषी ठहराया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अच्छे स्वास्थ्य में हो? जिंगजी ने शेनली को लंबे समय तक देखा। अंत में असहाय होकर आह भरी। मुझे लगा कि इतने सारे कोट पहनने से तुम समझ जाओगे। उसने नाराजगी से शेनली को देखा और फिर अपना फर कोट उतार दिया, अपनी अंडरशर्ट खोली और शेनली को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे ठंड लग रही है, लेकिन तुम नहीं जानते कि विचारशील होने की पहल कैसे करें। उन्होंने शेनली को कसकर ढीला कर दिया और फिर धीरे से शिकायत की, आप वास्तव में रोमांस को समझते हैं। INGZ कुछ भी कह सकता है। हवा का एक झोंका अचानक आगे बढ़ गया। जिंगजी ने आह भरी, अनिच्छा से उसे जाने दिया और थोड़ी निराशा के साथ कहा, मेरे कपड़े अब गर्म नहीं हैं।
किसी को शांत भाव से एक चुलबुली अभिव्यक्ति करते देख शेनली के मुंह का कोना फड़क उठा। लेडी जिन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, यह नौकर गलत था, जिससे दिव्य भगवान को सर्दी लग गई, लेकिन यह भी इसलिए हुआ क्योंकि यह नौकर बहुत चिंतित था। इतने सालों में इस नौकर ने मेरी छोटी बहन को बहुत याद किया है। बोलने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे चली गई। शेनली का हाथ खींचा और उसे धीरे से रगड़ा। एक महिला का हाथ रगड़ना अभी भी गर्म है। मैंने सुना है कि आप इतने सालों से मानव दुनिया में हैं। क्या आप अच्छी तरह से रह रहे हैं? लेडी जिन ने बकबक जारी रखी, लेकिन शेनली ने गौर से देखा कि उसकी आभा बहुत कमजोर थी। उसने अपना हाथ घुमाया और लेडी जिन का हाथ पकड़ लिया। जिंग जी का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा नहीं था। मानव दुनिया में अपने समय के दौरान शेनली ने कुछ चिकित्सा कौशल भी सीखे। जैसे ही उसने शेनली की नब्ज देखी, वह तुरंत भौचक्का रह गया। मेरी पत्नी की सांस इतनी कमजोर क्यों है? लेडी जिन अभी भी मुस्कुराई, लेकिन चुपके से शेनली के हाथ को दूर धकेल दिया। बस इतना है कि यह नौकर हाल ही में काफी व्यस्त रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है। शेनली के बोलने का इंतजार किए बिना उसने जिंग जी को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि दिव्य भगवान पहले जैसे नहीं हैं। आपको इस हवा और बर्फ में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। मैं आप सभी को तुरंत पहाड़ी विला में ले जाऊंगी। लेडी जिन का यह स्थान अभी भी पहले जैसा ही था। हर दिन वह लोगों को व्यापार करने के लिए समय पर दरवाजा खोलती थी। लेडी जिन ने जिंग जी और शेनली को मुख्य हॉल में लाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। महल पहले से कहीं ज्यादा शानदार और भव्य था, और महल में सेवा करने वाले नौकर भी ज्यादा थे। इस समय यहाँ एक लेन देन हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने मेजबान और दो लोगों को अचानक प्रकट होते देखा, तो सभी ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और उनकी ओर देखा। लेडी जिन हंसी, अफसोस, यह नौकर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शादी करने वाला है। मैं मेहमानों को खुद को इस तरह कैसे देख सकती हूँ? मेरे पति ईर्ष्या करेंगे। महल में माहौल तुरंत जीवंत हो गया। किसी ने चिढ़ाने के लिए अपनी आवाज उठाई, लेडी जिन, क्या तुम सचमुच शादी कर रहे हो? पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ खरीद फरोख्त करने आ रही हूँ, लेकिन आपके पति को कभी नहीं देखा। क्या इसलिए कि उन्हें अपनी पत्नी की परवाह नहीं है? बेशक मैंने उन्हें छिपा दिया। मैं आप जैसे किसी को उन्हें देखने नहीं दे सकती। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थी। आज प्रतिष्ठित अतिथि हैं। अब कोई खरीद फरोख्त नहीं। सभी तितर बितर हो जाए। वह व्यक्ति स्तब्ध था, यह जानते हुए कि उसने अभी गलत बोला था। माफी मांगना चाहता था, लेकिन लेडी जिन के भाव देखकर उसे ठंड महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने हाथों से चीजें फेंक दी और भाग गया। मुख्य हॉल में लोगों ने स्वेच्छा से तितर बितर होने से पहले थोड़ी देर के लिए हंगामा किया। थामली ने चुपके से किम नुओंग तु के हाव भाव को देखा और पूछा, पत्नी, क्या तुमने अपने पति बनने के लिए किसी आदमी का अपहरण किया है? किम नुओंग तु के हाव भाव थोड़े ठंडे थे। उसने थामली को देखा और आह भरते हुए जवाब दिया, यह बस थोड़ी धमकी और प्रलोभन था। आप और संप्रदाय के कुछ लोग घायल हो गए थे। यह नौकर उन्हें बचाने के लिए सहमत हो गया और सुविधाजनक ढंग से आपसे मुझसे शादी करने के लिए कहा, तो इसे चोरी कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा इस नौकर को लगता है कि वह भी मुझे पसंद करता है। शेनली ने स्थानीय अमर लोगों को पहले भी कहते सुना था कि उस आदमी का लेडी जिन ने 20 साल से ज्यादा समय तक पीछा किया था और फिर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया था। यह आदमी बेहद जिद्दी, बेहद घमंडी और बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होना चाहिए। अब जब लेडी जिन को इस तरह से धमकाया गया है, तो उसे निश्चित रूप से अपने दिल में लेडी जिन पसंद नहीं होनी चाहिए। मिस किम की यह भावना कितनी सटीक है? थामली मूल रूप से कुछ सलाह देना चाहती थी, लेकिन उसने हान ची को कहते सुना,
यह सच होना चाहिए, उसने गंभीरता से कहा। उस व्यक्ति को मिस जिन पसंद होनी चाहिए, अन्यथा चाहे कुछ भी हो, वह मिस जिन से शादी करने के लिए सहमत नहीं होगा। किसी भी चीज की चिंता मत करो मिस जिन, पहले चावल पका लो, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मिस जिन ने ये शब्द सुनकर बेहद खुश हुई और तुरंत अपने बगल के स्टॉल से एक लोमड़ी का फर कोट उठाया और हान ची को दे दिया। महाराज सही कह रहे हैं, यह 1000 साल पुराना स्नो फॉक्स फर कोट ले लो, यह आपके अंडरवियर से ज्यादा उपयोगी है। हान ची ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। युवती किम मुस्कुराई और बोली, इस नौकर ने आप दोनों के लिए पहले से ही एक कमरा तैयार कर रखा है, आप दोनों आगे बढ़िए। जब यह नौकर यहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर लेगा तो मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढकर उसे भूत और वर्तमान के बारे में बताऊंगी। शानदार महल से बाहर निकलते हुए थाम ली ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और हान ची की ओर देखा। तुम्हें कैसे पता कि वह आदमी युवती किम को पसंद करता है? मुझे नहीं पता, हान ची ने उत्तर दिया, लेकिन उसे आपके साथ चिपकने देने की अपेक्षा किसी अन्य पुरुष के साथ चिपकने देना बेहतर है। हान जी मुस्कुराया, वह मेरी है। रेड प्लम कोर्टयार्ड, लेडी जिन के नक्शेकदम पर रुकना नहीं था क्योंकि वह सीधे अंदर चली गई थी। उसके माथे से उसकी आंतरिक ऊर्जा को आराम करने के लिए उसकी आंखें बंद कर रही हैं। हमेशा की तरह चेहरा, ओह प्रिय, क्या आपको मेरे लिए खेद है? मेरे स्वामी, यह नौकर वाकई बहुत खुश है। बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति की नज़र एक पल के लिए चुपचाप उसके चेहरे पर रुकी, लेकिन तुरंत ही हट गई। इतना भावुक मत बनो। वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, पहले तुमने कहा था कि तुमने संप्रदाय के लोगों को ठीक किया है, इसलिए तुमने उन्हें पहाड़ से नीचे खदेड़ दिया। क्या वे अब मेरे जैसे हैं? उसके शब्दों ने उसके संदेह को नहीं छिपाया। लेडी जिन की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं जब उसने उसे यह कहते हुए सुना। उसके चेहरे पर मुस्कान अब पहले जैसी उज्ज्वल नहीं थी। जी चुन, मैं तुमसे झूठ बोलने की जहमत नहीं उठाऊंगा। लेडी जिन को अकेले रहने की आदत थी और वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो समझाना पसंद करती थी, लेकिन मुजी चुन का सामना करते समय वह हमेशा एक अपवाद करती थी। आपके संप्रदाय के लोगों के घाव आम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए उन्हें ठीक करना बहुत परेशानी भरा नहीं है। मैंने कहा था कि अगर मैं उन्हें ठीक कर दूं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन आज भी उसे खून की खांसी हुई क्योंकि उसका घाव उनके घाव से अलग था। मोजी चुन ने पलटकर उसे ठंडी आंखों से देखा। उसने जो भी कहा उसे अभी भी उस पर शक था। लेडी जिन का दिल दुख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान ज्यादा चमकीली थी। मैंने सब कुछ कह दिया है। अगर पति को मुझ पर विश्वास नहीं है तो इस नौकर के पास कोई विकल्प नहीं है। वह उठकर चली गई। कमरे में बहुत देर तक रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आज अच्छी धूप वाला दिन है, थोड़ी देर आराम करो और फिर टहलने के लिए बाहर जाओ। मोजी चुन की आंखें उसके कदमों का अनुसरण कर रही थी। उसने अभी अभी जो संदिग्ध शब्द कहे थे, उसके अलावा उसके पास और कोई शब्द नहीं था। दरवाजा अंदर और बाहर के लोगों को अलग करता था। लेडी जिन अब मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती थी। उसने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ रखा था। पत्नी, नौकर ने यह देखा और चिंतित होकर उसके पास चला गया। लेडी किम ने अपना सिर हिलाया, एक पल के लिए आराम किया, फिर चलने के लिए अपनी ताकत जुटाई। अध्याय 83, अतिरिक्त कहानी, शादी 3। अंधेरी रात में लाल बेर के फूलों से झिलमिलाती सफेद बर्फ पर मो जीचुन चुपचाप बर्फ सफेद कोट पहने हुए आंगन में चला गया। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो अभी अभी धुले हों। आज रात जितना सुंदर रात का आसमान मानव जगत में दुर्लभ था। मो जीचुन उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने अचानक आंगन के बाहर बच्चों की बातें सुनी
आज एक मेहमान आया है, महिला खुद जाकर उसका स्वागत करेगी। हमारी महिला को उसका इतना महत्व दे पाना, यह दुर्लभ है। मैं उसे दूर से देखने के लिए भाग्यशाली था। वह आदमी बहुत सुंदर है, अंदर वाले से 100 गुना अधिक सुंदर। उसका स्वभाव टीएसके। मैंने सुना है कि इस व्यक्ति और लेडी जिन के बीच दोस्ती इतनी बुरी नहीं है। वाकई आज ऐसा लगता है कि अंदर के व्यक्ति ने हमारी पत्नी को फिर से दुखी कर दिया है। अगर ऐसा हर दिन होता तो चाहे हमारी पत्नी कितनी भी धैर्यवान क्यों न हो, वह गिर जाती। आज वह मेहमान आया है। बताओ, यह शादी होगी या नहीं? मेरी पत्नी क्या सोचती है? चलो अनुमान लगाते हैं। आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। बेर के फूल की शाखा बर्फ में ऊंची फैली हुई थी। न्यू ज़ीचुन बेर के पेड़ के पास खड़ा था और एक लाल बेर का फूल लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और बर्फ पर फेंकने से पहले इसे देखा। फिर उसने उस पर पैर रखा और वापस कमरे में चला गया। उसके लबादे की वक्रता उसके मालिक की बेचैनी भरी मनस्थिति को प्रकट करती थी। इस समय लेडी जिन ने शेन ली के लिए जो कमरा व्यवस्थित किया था, उसमें लेडी जिन ने अपना सिर नीचे किया और शराब का एक घूंट लिया। उसने आह भरी और कहा, उस साल जब मैं भीतरी कोर को खोजने के लिए बुरी आत्मा का पीछा कर रही थी, तो मैं घायल हो गई थी। मैंने अपना असली रूप प्रकट किया और तुमने मुझे बचा लिया। बस यही पल था। क्या कमाल का क्षण है। उस पल ने इस गुलाम को 20 साल बिताने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी वजह से। थाम ली ने चुपचाप बैठकर खाना खाया। हान ची ने चाय पी और दिलचस्पी से कहानी सुनी। यह मूल रूप से एक रिसेप्शन पार्टी थी, लेकिन यह जाने बिना कि कहाँ से शुरू करें, यह अचानक किम नुओंग तू की शिकायत में बदल गई। उसने शराब पी और अपनी और मोतुथुआन की कहानी सुनाई। अब उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। 20 साल। पत्थर गर्म होना चाहिए। यह नश्वर वास्तव में 1000 साल पुरानी बर्फ है। भले ही मैं सच्ची बहन 3 आंख का उपयोग करूं, फिर भी मैं उसका दिल नहीं पिघला सकता। आपके संप्रदाय में दुर्घटना हुई थी। मेरे लिए आपकी कमजोरी को पहचानना आसान नहीं था, और अंततः मैंने अवसर का लाभ उठाकर आपको धमकाया और विवाह के लिए राजी कर लिया। उसने आह भरी, शेन ली की ओर झुकी और नाराजगी से कहा, आप कहते हैं यह नौकर इतने सालों से जीवित है। किसी को पसंद करना आसान नहीं है, लेकिन आप इस नौकर को इतना प्रयास बर्बाद करवाते हैं। इस नौकर का दिल इतना दुखी है। लेडी जिन ने शेन ली के कंधे पर अपना सिर रगड़ा। बिगड़ेल अभिनय करते हुए शेन ली ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और उसकी ओर देखा। इस समय लेडी जिन ने उसके कंधे पर अपना सिर रगड़ना बंद कर दिया। केवल एक असहाय और दुहखी आह भरी। शेन ली ने खुद से सोचा कि वह वास्तव में थक गई थी। क्या उसका अभी भी कोई प्रेमी है? थाम लाई ने पूछना जारी रखा। या क्या उसे कोई ऐसी पीड़ा है जो उसे अपनी पत्नी के साथ रहने से रोकती है? हान जी के साथ अपनी कड़वी यात्रा के बारे में सोचते हुए शेन ली को थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। क्या उसने कभी अपनी पत्नी को यह स्पष्ट किया है? क्या आपको लगता है कि हर किसी के पास भारी जिम्मेदारी होती है और उसे पिछले दिव्य भगवान की तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? हान जी की प्रशंसा की गई और उसने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। हर कोई मेरे जितना धैर्यवान नहीं है। शेन ली ने मुंह बनाया। हाल ही में हान जी अधिक से अधिक बेशर्म हो गया था। लेडी जिन ने आह भरी। मुझी चुन वास्तव में लकड़ी का एक सड़ा हुआ टुकड़ा है जिसे तराशना मुश्किल है। आपका मन मानव क्षेत्र के साधना संप्रदायों द्वारा कठोर हो गया है। आप इस विचार पर विश्वास करते रहते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के अलग अलग दिल होते हैं। आपको लगता रहता है कि मैंने आपके पास एक ऐसे उद्देश्य से संपर्क किया है जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता, इससे पहले कि मैं आपको मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करता।
आपने अभी भी एक गंभीर भाव रखा और मुझसे पूछा। लेडी जिन ने म्यू जीचुन की गंभीर अभिव्यक्ति की नकल की। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? इसका उल्लेख करते हुए लेडी जिन बहुत गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मेज पर जोर से पटक दिया और कहा, क्या आपने इस नौकर के महल में दुर्लभ खजाने नहीं देखे? तुम्हारे जैसा मनुष्य बिना किसी शर्म के मुझसे क्या चाहता है, पूछता है। लेकिन उस समय मैं नाराज नहीं था। लेडी किम ने उस समय अपनी अभिव्यक्ति दिखाई। उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराई और बोली, उस समय मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें चाहती हूँ। यह बहुत प्यारा है ना? वह रुकी, अपना भाव बदला और मोजी चुन के गंभीर भाव की नकल करते हुए बोली, क्या गड़बड़ है? बकवास बातें करो, सुनो सुनो। उसने ऐसा कहा और ऐसा कहने के बाद वह पलट कर चला गया। थाम लाई उसकी समृद्ध अभिव्यक्ति से खुश थी, लेकिन किम नुओंग तो ने नाराजगी से कहना जारी रखा, क्या आप जानते हैं कि उस समय मुझे कितना दुख हुआ था? ओह, आपने यह क्यों नहीं सोचा कि वह शर्मिंदा था और इतना आरक्षित था? हान ची अचानक बोल पड़ा, मेरे भी कई अमर लोगों के साथ संबंध हैं। आम तौर पर ज्यादातर नश्वर साधक सौम्य और शांत होते हैं, हमेशा अपनी भावनाओं को दबाते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे चिढ़ा रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे कैसे चिढ़ाना है, इसलिए वह घबरा जाता है और भाग जाता है। लेडी किम ने हान ची को घूर कर देखा। शेन ली भी उसके विश्लेषण से चौंक गया। तुम्हारी राय में इस नश्वर का रवैया क्या है? जिंगजी ने अपने हाथ में चाय का प्याला घुमाया और हंसा। उसका कोई प्रेमी नहीं है। नहीं, वह वास्तव में अपनी पत्नी से नफरत करता है। वह जिस चीज को छोड़ नहीं सकता वह है उसका जुनून। तो चलिए इसे आजमाते हैं और देखते हैं कि यह नश्वर कितना जिद्दी है। या यूं कहें कि लेडी जिन के प्रति इस नश्वर का रवैया क्या है। लेडी जिन ने प्रत्याशा के साथ जिंगजी को देखा। हमें इसे कैसे आजमाना चाहिए? जिंगजी ने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, पिछले 20 सालों से उसकी पत्नी उसके साथ रही है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हिलता नहीं है, जिसका मतलब है कि वह अपनी पत्नी द्वारा दी गई चीजों को स्वीकार करने का आदी है। तो मेरी महिला, कृपया वह सब कुछ वापस ले लो जो आपने उसे दिया था, ठीक है? हान ची ने अपनी चाय का प्याला खत्म किया और उसे मेज पर रख दिया। उसे कुछ भी न देना। चलो सोचो कि महिला ने उसे क्या दिया। चलो इसे एक एक करके वापस लेते हैं। उसकी आंखों में मुस्कुराहट देखकर शेन ली के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। अचानक उसे लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में लेडी जिन की मदद नहीं कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से दूसरों को चिढ़ाने का आनंद ले रहा था। बुरे इरादों से भरा पेट। लेडी जिन ने कुछ देर सोचा। आखिरकार उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी चकित हो गई। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे कुछ नहीं दिया, उसने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ पहले ही दे दिया है। इन शब्दों ने न केवल थाम ली को अचंभित कर दिया, बल्कि हान ची को भी स्तब्ध कर दिया। हान ची किसी से भी बेहतर जानती थी कि किम नोंग तू किस तरह का व्यक्ति है। उसे बिना सोचे समझे ये शब्द कहने के लिए मजबूर करना, ऐसा लग रहा था कि प्यार की जड़ें पहले से ही बहुत गहरी थी। हान ची ने अचंभित होना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तो यह सब वापस ले लो। ओह, इस बार आप किसी और से प्यार कर सकते हैं, यह ठीक है? किम नोंग ने पूछा। कौन? तीनों लोग अचानक चुप हो गए। हान ची ने धीरे से आह भरी। कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको। मुझे जाने दो। थाम ली ने अचानक हान ची को टोका। उसने उसकी ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? तुम मेरे हो। ऐसा कहने के बाद उसने एक परिवर्तन मंत्र का जाप किया और एक पल में एक सुंदर आदमी में बदल गई। शेन ली ने अपने बगल में जिन नियांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, पत्नी,
इस बार बस मुझे प्यार करो। जिन नियांगजी ने जिंगजी की गहरी अभिव्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह नौकर लंबे समय से राजकुमार से प्यार करता है। जिंगजी ने आह भरी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने शेनली को अभिनय करने दिया। कुछ समय के लिए जिन नियांगजी के साथ विवरणों पर चर्चा करने के बाद जिन नियांगजी भी थोड़ा संयत हो गई। अचानक उसे कुछ याद आया, मेज पटक दी और खड़ी हो गई। अब क्या समय हो गया है? आज रात मैं अभी तक तुथुआन से मिलने भी नहीं गया। थाम ली और हान ची ने एक दूसरे को देखा। उसने संदेह से पूछा, क्या मेरी पत्नी हर रात उससे मिलने जाती है? वह घायल है। हान ची ने उदासीनता से कहा, क्या वह मर जाएगा? तो नहीं। तो फिर मत जाओ। हान ची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि हमने अभी क्या कहा था? आज से हमें उससे सब कुछ वापस ले लेना चाहिए और उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम आज रात नहीं जाओगी तो इसे शुरुआती मैच समझो। देर रात तक लेडी किम थाम ली के कमरे से बाहर नहीं निकली। हान ची ने आह भरी। पति को शिक्षित करने में किसी की मदद करने की इस तरकीब ने अप्रत्याशित रूप से उसकी पत्नी को इसमें धकेल दिया। यह वास्तव में बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। थाम ली ने अपनी भौहें उठाईं। आप स्पष्ट रूप से किसी को चिढ़ा रहे हैं। वह रुकी। मैं कैसे खड़ी होकर तुम्हें अकेले मस्ती करते देख सकती हूँ? यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हान ची ने उठकर थैमली को गले लगाया जो बिस्तर के पास कंबल बिछाकर बैठा था। हमारा ईमानदार राजा बिचथुओंग दुष्ट हो गया है। जिस दिन से मैं उससे मिला हूँ, वह दुष्ट हो गया है। थामली ने उसे कुछ देर तक पकड़े रहने दिया, फिर अचानक पूछा, लेकिन क्या आपकी विधि वास्तव में काम करती है? बिल्कुल, हान ची ने धीरे से उत्तर दिया। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो किसी और की तुलना में नुकसान के स्वाद को अधिक गहराई से समझता हूँ। अध्याय 84। अतिरिक्त कहानी। शादी 4। आंगन में बर्फ का दृश्य बहुत सुंदर था। वातावरण बेहद शांत था। मोजी चुन बगीचे के बीच में खड़ा था। बेर के फूलों की सुगंधित खुशबू फैल गई, जिससे वह थोड़ा विचलित हो गया। पिछली रात शायद ही कभी शांतिपूर्ण रही हो। जब से लेडी जिन उसे यहाँ लाई थी, तब से ऐसा कोई पल नहीं था जब वह उससे चिपकी न हो। अचानक इतना शांतिपूर्ण दिन था। उसे अचानक लगा कि आसपास का माहौल असामान्य रूप से अकेला था, जिससे उसका दिल भी खाली हो गया। उसे याद आया कि नौकरों से उसने उस मेहमान का जिक्र सुना था जिसका स्वागत करने के लिए लेडी किम खुद कल गई थी, और अचानक उसकी आंखें काली पड़ गईं। क्या वह उसकी पुरानी दोस्त थी? आपका उसके साथ क्या रिश्ता है? वह किस तरह का व्यक्ति है? मेरी महिला का गुलाब का बगीचा सचमुच प्यारा है। बगीचे के दूसरी ओर से एक आदमी की स्पष्ट आवाज आई। यह अफसोस की बात है कि पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने यह दृश्य नहीं देखा था। इस नौकर ने यहाँ एक भ्रम प्रदर्शित करने के लिए एक जादुई हथियार का उपयोग किया है। चारों ऋतुओं को घुमाते हुए दुनिया के सबसे सुंदर दृश्य प्रदर्शित किए हैं। पिछली बार जब वह आया था तो उसे बस देर से वसंत और शुरुआती गर्मियों का दृश्य देखने को मिला था। इस बार सर्दी है। अभी भी कई खूबसूरत दृश्य हैं जो उसने अभी तक नहीं देखे हैं। लेडी जिन की आवाज कोमल थी, मानो उस आदमी की गूंज में घुल-मिल गई हो। उसने उसकी हल्की हंसी सुनी। अगर एली को यह पसंद है तो इस नौकर के साथ रहो। म्यूजी चुन ने छोटे रास्ते को देखा जहां से आवाज आ रही थी। दो आकृतियां धीरे धीरे चली, इत्मीनान से हाथ पकड़े और हल्के से बर्फीले जंगल में चली। लेडी जिन उस आदमी के करीब झुकी। मुद्रा बेहद अंतरंग थी। अय्या, जी चुन। जब लेडी जिन ने उसे देखा तो उसने तुरंत पुकारा। उसका स्वर हमेशा की तरह अलग नहीं था,
लेकिन वह पहले की तरह उसकी बाह को गले लगाने के लिए नहीं दौड़ी। वह सिर्फ उस आदमी के पास खड़ी रही और परिचय कराया, एली, यह मेरे जल्द ही होने वाले पति म्यू जी चुन है। आदमी ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी गहरी आंखें उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। म्यू जी चुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे दूसरे लोग उसे इस तरह देखना पसंद नहीं था। उसने सोचा कि इस व्यक्ति का लेडी जिन के साथ किस तरह का रिश्ता है। अचानक उस आदमी एली ने लेडी जिन का हाथ खींच लिया। कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस जिन, मिस जिन, क्या आपने कभी मुझे उन सभी वर्षों पहले आपको छोड़ने के लिए दोषी ठहराया है? इतने सालों के बाद हम आखिरकार फिर से मिले और अब तुम शादी करने वाले हो। हाँ, तुम मुझे कितना दुख देना चाहते हो? क्या क्या दूसरे पक्ष ने अचानक इतना स्पष्ट वाक्य बोला जिससे न केवल मोजी चुन हैरान रह गया बल्कि लेडी जिन भी दंग रह गई। वह लंबे समय तक शेन ली को देखती रही जब तक कि शेन ली ने अपनी उंगली से उसके पीछे धीरे से धक्का नहीं दिया। तब वह अचानक अपने होश में आई। ओह! आखिरकार लेडी जिन इतने सालों से रह रही थी। तुरंत उसे संभालते हुए, अपनी भौहों को रगड़ते हुए उसकी आंखों में वसंत भर गया। वह शर्म से मुस्कुराई और बोली, तुम क्या कह रहे हो, एली? तुम जी चुन के सामने ऐसा क्यों कह रहे हो? शेन ली ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें और म्यू जी चुन की आंखें मिली। इस आदमी की आंखों में ठंडी और उदास नजर ने शेन ली को बेहद संतुष्ट कर दिया। अगर वह पहले झिझक रही थी तो अब वह सहज थी। इस नाटक को वास्तव में अच्छी तरह से अभिनय करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने मोजी चुन को देखना बंद कर दिया। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह मौजूद ही न हो और लेडी जिन से कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैंने पहले भी सुना है कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम उसे मजबूर क्यों कर रही हो? लेडी जिन चुप थी। वह मोजी चुन के खंडन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी उसने कुछ नहीं कहा। लेडी जिन ने अपना सिर नीचे किया और हंसी, यह जानते हुए कि यह ऐसा ही था, लेकिन क्यों? उसने फिर भी अपना सिर नीचे किया और अपनी निराशा को रोक नहीं पाई। वह मजबूर करती है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मोजी चुन ने अचानक कहा। तुम्हारे शब्द सीमा पार कर रहे हैं। लेडी जिन की आंखें चमक उठीं और शेन ली के होठों पर मुस्कान आ गई। ओह! उसने गलती से मोजी चुन के मुट्ठी बंद हाथ को छू लिया। तो यहाँ नौकरों की अफवाहें भरोसेमंद नहीं हैं। वास्तव में क्या आप लेडी किम की परवाह करते हैं? मोजी चुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बेशक मुझे परवाह है। शेन ली ने जिन नियांगजी के कंधे को गले लगाया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं, खुशी से मुस्कुराते हुए जैसे ही वह बेपरवाही से काम करना जारी रखता है। मैं जिस महिला से प्यार करता हूँ उसे कैसे पीड़ित होने दे सकता हूँ? मौजूद दो लोग मौके पर ही जम गए। फिर जिन नियांगजी की आंखें चमक उठीं। शेन ली को कुछ आश्चर्य से देखते हुए, राजा बी शांग वास्तव में वीर है। यदि आप उसके साथ ईमानदार नहीं हैं तो मुझे अपमानित करने के लिए शेन ली को माफ कर दें। भले ही आप उसे चुरा लें, मैं फिर भी उसे आपसे चुरा लूंगा। म्यू जी चुन की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। उसने जिन नियांगजी को देखा, लेकिन देखा कि जिन नियांगजी शेन ली को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों की रोशनी कह रही थी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मोतु थुआन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी नज़र सचमुच दम घोंट रही थी। उसकी पकड़ और भी कड़ी हो गई। एक क्षण बाद वह अचानक ठंडी हंसी में बोला, इतने साल पहले तुम कहाँ चले गए थे? जब थाम ली अभी भी सोच रहा था कि क्या जवाब दे, उसने देखा कि मोतु थुआन पलटकर चला गया। जो भी करना है करो, वैसे भी मैं अब सिर्फ एक कैदी हूँ। उसके ठंडे शब्दों से किम नोंग तु का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया।
थामली ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें मोतुथुआन का पीछा कर रही थी। एक कोने में उसकी आकृति को गायब होते देख लेडी किम ने आह भरी, एलाई, चलो इसे करते हैं, इससे मैं और भी असहज हो जाती हूँ। क्या ऐसा है? थाम लाई ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत प्रभावी है। वह अचानक हंसा, पत्नी, हम एक शर्त क्यों नहीं लगाते? कौन सी शर्त? तुम दोनों की शादी से पहले म्यू जीचुन निश्चित रूप से अपने हथियार डाल देगा और आत्मसमर्पण कर देगा। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो, पत्नी? जिनकी पत्नी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर हंसी। मैंने 20 साल तक इंतजार किया है और अभी भी उसे आत्मसमर्पण करते नहीं देखा है। लेकिन अगर मैं वास्तव में यह शर्त लगाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं सब कुछ खो सकता हूँ। यह शर्त निश्चित रूप से मेरी पत्नी की इच्छा के अनुसार होगी। उसके बगल में बेर के फूल की शाखा अचानक हिल गई, जिससे सारी गिरती हुई बर्फ हिल गई। शाखा पर बेर का फूल चमक उठा और हान ची में बदल गया। उसने फर कोट पहना जो किम नोंग तु ने उसे कल दिया था, और हवा में एक सफेद सांस छोड़ी। अगर मेरी पत्नी हार जाती है, तो तुम मेरे थामली को शर्त के तौर पर क्या दोगे? थामली ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इस भ्रम में बेर के फूल में क्यों बदल गए? अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम शो कैसे देख सकते हो? हान ची ने जवाब में हल्के से मुस्कुराया, फिर किम नुओंग तु की ओर देखने लगा। किम नुओंग तु अचानक मुस्कुराया, प्रभु अभी भी पहले की तरह ही हैं, कभी भी खुद को कोई नुकसान नहीं होने देते। वह रुकी और बोली, यह सेवक सोच रहा था कि यहाँ कुछ दुर्लभ खजाना है जिसे दिव्य भगवान ने पहले कभी नहीं देखा था, और वह निश्चित रूप से इसे नहीं चाहेंगे। लेकिन इस सेवक के पास एक वस्तु है, प्राचीन काल की एक वस्तु। इसे शरीर पर पहनने से घायल देवताओं को अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने और ठीक होने में मदद मिल सकती है। इससे पहले दिव्य भगवान ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब दिव्य भगवान के लिए यह एक खजाना है। यदि वह इस चीज को प्राप्त करता है और इसे हर दिन पहनता है, तो उसके लिए भविष्य में अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करना असंभव नहीं है। शेनली बहुत खुश था। सच में? लेडी किम ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेडी किम ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। बेशक मैंने अपनी छोटी बहन की रक्षा नहीं की। क्या वह व्यक्ति जिसकी मैंने रक्षा की है वह आज का दिव्य भगवान नहीं है? हान ची भी मंद मंद मुस्कुराया। इस तरह के खजाने के साथ मैं स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, ताकि यह खेल जल्द ही स्पष्ट हो जाए। कल मैं भी बीच में आ जाऊंगा। अध्याय साइड स्टोरी वेडिंग 5। उसके बगल में बैठे व्यक्ति को देखते हुए शेनली ने कहा, आपको एक अच्छा शो देखने देना और आपको फायदा हुआ। मिस जिन काफी हद तक हार जाएगी। हमें लाभ देने के लिए बहुत कुछ है। क्या आली इसे पसंद करता है? छोटे से आंगन में हर दिन की तरह उलझे रहते हैं। अचानक एक जानलेवा आभा आ गई। शेनली ने अपना हाथ बिना ब्लॉक करने के लिए उकसाया। एक जादू की शक्ति जारी की गई, जो तेज तलवार ऊर्जा को ब्लॉक करने के लिए एक स्क्रीन बना रही थी, जो उसने एक छोटी सी ताकत का इस्तेमाल किया था। तुला के रूप में भयंकर। आप मिस किम के लिए यह अच्छा है। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंची भी फुसफुसाए, मुझे विश्वास है। मुझे इस तरह पर भरोसा मत करो। उन दोनों को अभी भी अंतरंग रूप से देखकर उसने कहा, मुझे विश्वास है। फिर उसके सामने मो जीचुन ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे जैसा तुच्छ व्यक्ति यह कहने की हिम्मत करता है कि तुम उसे कोई नुकसान नहीं होने दोगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आज के कार्यों ने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है? तो उसे अभी नाराज रहने दो। मो जीचुन ने अपने दांत पीस लिए। तुम उससे झूठ बोल रहे हो। शेनली ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, तो क्या हुआ? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मो जीचुन का गला भर आया।
शेनली ने शांति से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं अनैतिक हूँ? तो क्या हुआ अगर मैं लेडी जिन को धोखा देता हूँ? इसका तुमसे क्या लेना देना है? मुझे बस लेडी किम की विशाल संपत्ति चाहिए। मुझे बस उसे बेवकूफ बनाना है। इन दुर्लभ खजानों को पाने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे उसकी संपत्ति का उपयोग एक उपपत्नी पालने के लिए भी करना है, हान ची ने आगे कहा। थामली ने उससे कहा, यह सही है, मुझे भी उसके पैसे से एक रखैल पालना है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लेडी किम नापसंद नहीं है? क्या संयोग है? जब लेडी किम और मैं शादी कर लेंगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। क्या तुम यही नहीं चाहते? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम कमीने, मोजी चुन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। जैसे ही वह हमला करने के लिए अपनी तलवार घुमाने वाला था, उसे अचानक एक आकृति की झलक दिखाई दी। लेडी जिन उसके बगल में छोटे से रास्ते पर खड़ी थी, उसे खाली आंखों से देख रही थी। मोजी चुन का दिल अचानक घबरा गया, जैसे कि उसे डर था कि वह चोटिल हो जाएगी। अब मुझे ऐसा कोई याद नहीं है। तो मुझे किसे याद रखना चाहिए? लेडी किम की आवाज असामान्य रूप से शांत थी। क्या आप मुझे याद कर रहे हैं? मोजी चुन दंग रह गया। लेडी किम ने आगे कहा, मेरे प्रति इरादे रखना ठीक है, लेकिन कम से कम आप मुझे एक मौका दे सकते हैं। यह बिना किसी इरादे के मुझे कुछ भी न देने से बेहतर है। वह धीरे धीरे थामली की ओर चली गई। मोतू थुआन की आंखें जम गई थी। क्या तुम जानती हो कि तुम अभी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? लेडी किम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी अयोग्य व्यक्ति को चुनेंगे? क्या हम यही नहीं करते थे? क्या क्या यह है कि केवल यह नौकर ही आपको चुन सकता है और इस नौकर को किसी और को चुनने नहीं देना चाहिए? म्यू जीचुन का चेहरा पीला पड़ गया था। आप पहले तैयार नहीं थे। अब जब आपका घाव लगभग ठीक हो गया है, तो जाओ। यह नौकर आपको इतने सालों से परेशान कर रहा है और थक गया है। अब ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए दूसरा रास्ता खोज लिया है। मैं आपको जाने दूंगा। आपको जल्दी से अपने अमर संप्रदाय में लौट जाना चाहिए। इस राक्षसी को अब और परेशान न करने दे। यह कहने के बाद वह आगे बढ़ी। शेनली समझ गया और उसकी कमर को गले लगा लिया। मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी मुझसे इतना स्नेही होगी। लेडी जिन ने शेनली को कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुजी चुन की तरफ देखा, केवल यह देखने के लिए कि उसकी आंखें क्रोध और दर्द से भरी हुई थी, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए और कुछ नहीं कहा। तीनों लोगों ने मुजी चुन को जाने दिया। लेडी जिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों ने देखा, मैंने इतना कहा है लेकिन आप अभी भी ऐसे ही हैं। यह देखा जा सकता है कि मैंने यह खेल जीत लिया है। भगवान हानजी, आप आइटम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह निश्चित नहीं है, जिंगजी ने कहा। लेडी, बस नौकरों ने उसे पैक किया है और उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया है। उसे बताएं कि लेडी शेनली से शादी करने वाली है और अब उसके जैसा एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ नहीं रखती है, और देखें कि क्या वह इसे स्वीकार कर लेगी। लेडी जोन ने कहा कि वह एक आसान समय नहीं है। हाय ने केवल लेडी जिन को देखा। आपको क्या लगता है, लेडी जिन? मेरे बारे में परवाह नहीं है तो मुझे अभी भी स्वतंत्र और आसान होना चाहिए। और भी। थामली थोड़ा स्तब्ध रह गई। अगर ऐसा है तो बाद में मेरी महिला बस नौकरों को सामान पैक करने और उसे पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए कहें। थामली ने अपने होंठ हिलाए बोलने के लिए, लेकिन देखा कि किम नुओंग ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसके होठों पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही निराशा से भरी हुई थी। अरे, शेनली को पछतावा हुआ। दोनों एक दूसरे के लिए भावनाओं के साथ हैं। यह सिर्फ एक दूसरे के लिए है। क्या वे वास्तव में एक दूसरे को याद करते हैं? यह सच है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता।
और लेडी जिन आपके खिलाफ गार्ड पर नहीं है। ली ने जल्दी से अपना हाथ एक चाकू में घुमाया और उसकी गर्दन पर फिसल गया। शांति से गूंजने वाले सेवक की ओर मुड़ने के लिए बिक्सिंग के राजा ने बिक्सिंग के राजा को मार डाला है। हाय ने उसे आराम देने के लिए धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वह बाहर से एक बहरी घंटी बजाता है जो हजारों मील की दूरी पर बर्फ के क्षेत्र में है। उन्होंने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि चीजें जैसा कि आपने सोचा था? लेडी किम का गला घोंटने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसने पागलों की तरह उस पर हमला किया, जिससे शेन ली को उसके द्वारा घायल होने से बचने के लिए कुछ चालों को गंभीरता से रोकना पड़ा। एक नश्वर साधक के लिए ऐसा करने में सक्षम होना, वह वास्तव में अपने जीवन को जोखिम में डाल रहा था। म्यू जी चुन को लेडी किम को ले जाने देते हुए शेन ली ने बाहर की शोरगुल भरी घंटी सुनी। क्या आपने कभी सोचा है हमें परिणामों से कैसे निपटना चाहिए? परिणामों से निपटना? हान ची ने जम्हाई ली। क्या हमें इसकी चिंता करनी होगी?